देखिए केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, कल हमने थोड़ा पढ़ा था शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम कैसे उसका, जब दिल्ली से कैसे केंद्रीय शासन चलता था, सुल्तानों का, अमीरों का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए केंद्रीय प्रशासन। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। अब दिल्ली के सुल्तान कैसे उस समय शासन करते थे उसके बारे में जानेंगे। हम यह जान चुके हैं कि आवाज़ बहुत आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। हम यह जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। तो आपने पढ़ चुके हैं कि जो है केंद्रीय, उस समय जो दिल्ली से सल्तनत बनाया, तो सुल्तान को ये समझ में आई बात कि इतना बड़ा जो देश है इसको एक जगह से नहीं चलाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने हर जगह जो है वो सूबेदार और आमिरों को जो है बनाया, जो अपने अंडर में जो राजा होते उनके आमिर कहते थे। आमिर को अलग अलग वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर उन्होंने अपॉइंट किया था। और कई बार ये आमिर इतने मजबूत हो जाते थे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे या अगला सुल्तान ही बन जाते थे। तो हम यह जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अमीरों की नियुक्ति होती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने का काम करते थे, और सुल्तान जो है वो अमीरों के कोऑपरेशन से ही अपना गवर्नमेंट चलाते थे। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, जिसे विजारत कहा जाता है, में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। तो वजीर से ही बना है विजारत, ठीक है ना। तो वजीर जो है वित्त यानी खजाने का जो हेड होता था, तो उसको वजीर, और उसका जो विभाग था उसको वजारत कहते थे। तो उसके कार्य, तो ये देखिए वित्त विभाग यानी जो खजाने का या पैसे का, उसको वजारत कहते थे, सब याद रखना है। उसके कार्य थे, वजीर के क्या कार्य थे? राजस्व यानी टैक्स वसूल करना, कर वसूल करना यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना। आय व्यय पर नियंत्रण रखना, जो इनकम हो रही है और जो एक्सपेंडिचर हो रही है उसको कंट्रोल करना। वेतन बांटना यानी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। अक्ता देने की व्यवस्था करना। अक्ता जो है वो जो है अक्ता दिया जाता था, एक तरह से उनको जागीर दिया जाता था, उसको उस समय अक्ता कहते थे। बाद में उसी को जागीर कहा गया। अक्ता या इक्ता भी इसको कहीं कहीं लिखते हैं, IKTA, ठीक है, इक्ता या अक्ता। इसको मुगल ने मनसब भी कहा, मनसबदारी सिस्टम अकबर के समय। तो ये सब अक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में, हाँ देखिए अभी आगे आएगा, अक्ता व्यवस्था हम पढ़ेंगे, उसी तरह का है अक्ता, या बाद में उसी को जागीरदार कहा मुगलों ने, और बाद में उसी को जो है, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गया आगे चल के, जमींदारी में चेंज हो गया था। जागीरदार जब तक था तब तक वही था लगभग, वो मॉडिफाई होता गया समय के साथ। देखेंगे आगे हम अक्ता व्यवस्था अगले टॉपिक में। अभी देखिए अन्य पदाधिकारियों में, यानी कि जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे गवर्नमेंट में, आरिजे ममालिक यानी जो सुल्तान की सेना का प्रबंधक, ठीक है, तो उसको आरिजे ममालिक कहते थे, यानी कि जो सेना का मैनेजर या हेड होता था। वकील ए दर यानी राज परिवार की देखरेख करना, उसको जो जिम्मेदारी जिस आदमी को होती थी कि राज परिवार का देखभाल करना है, उसको वकील ए दर कहते थे। काजी जो कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होता था, उसको काजी, अभी भी काजी होते हैं इस्लाम में, जो नियम कानून वगैरह मामले तय करते हैं। दीवाने इंशा यानी राजकीय फरमान जारी करने वाला, तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करता था उसको कहते थे दीवान ए इंशा। दीवान का मतलब हो गया एक तरह से मंत्री, जैसे आज हम मंत्रालय अलग अलग होता है, उसी तरह उस समय दीवान, तो दीवान नाम होता था। तो दीवाने इंशा, इंशा का मतलब जो इच्छा है, यानी कि जो गवर्नमेंट का यानी राजा की जो इच्छा है, इंशा, जैसे कहते हैं इंशा अल्लाह, मतलब जैसा अल्लाह की मर्जी। तो ऐसे यहाँ दीवाने इंशा यानी राजा का यानी जो आदेश है उसको ऑर्डर इशू करने वाला। बरीद ए मुमालिक, ठीक है, बरीद ए मुमालिक यानी कि गुप्त रूप से इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला। बरीद ए मुमालिक।
शामिल थे। ठीक है, तो ये दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जो उस समय सल्तनत समय में हुआ करते थे, जिनकी मदद से राजा अपना जो सुल्तान होता था वो अपना शासन गवर्नमेंट चलाता था। अब हम लोग इस समय समझेंगे अख्ता व्यवस्था। अख्ता व्यवस्था क्या था? देखिए, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को, जो उनके आमिर यानी इंपॉर्टेंट जो उनके मिनिस्टर्स होते थे या उनके जो मतलब कि एक तरह से समझिए उनके अंडर में प्रोविंस, जैसे देखिए आज कैसे अगर हम इंडिया का मानिए एक तरह से, तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है पूरे देश का, अब उसने हर स्टेट में क्या है, चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर की मदद से ही प्राइम मिनिस्टर देश पे कंट्रोल रखते हैं। तो वैसे ही उस समय सुल्तान जो हो गए आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह हो गए, और जो आमिर हो गए उस समय वो चीफ मिनिस्टर की तरह हो गए। समझ गए? अलग अलग प्रोविंसेस के हेड होते थे या अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट में मंत्री होते थे, इनको आमिर कहते थे। तो दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था, तो उनको अलग अलग साइज ऑफ प्रोविंस दिया हुआ था या टेरिटरी दिया हुआ था। ठीक है, ये इलाके अख्ता कहलाते थे। तो जो उनको टेरिटरी दिया जाता था आमिर को, उसको अख्ता कहा जाता था, और इसके अधिकारी मुक्ति या वली कहे जाते थे। और जो इसके अख्ता के जो ऑफिसर इंचार्ज होते थे, जो उसका मेंटेनेंस देखते थे, मैनेज करते थे, उनको मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अख्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। तो ये अख्ता में जो वली होते थे, जो इंचार्ज होते थे उस लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका जिम्मेदारी क्या होता था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, और ज़रूरत पड़ा, जब सुल्तान को ज़रूरत पड़ रहा है तो यहाँ से सैनिक भेजते थे उसकी मदद के लिए, और यहाँ पर वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोगों से, गवर्नमेंट चलाते थे। ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे। और जो ऑफिसर होते थे जो ये अख्ता को मैनेज करते थे, वली, तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, टैक्स कलेक्ट होता था, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे सैलरी के तरह, और बाकी हिस्सा सुल्तान को दे देते थे। सुल्तान जो है, सुल्तान कह रहे हैं, आमिर को दे देते थे, और आमिर जो है उसको उसमें से कुछ अपना रख के बाकी सुल्तान को भेज देता था। तो ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली यानी रेवेन्यू कलेक्शन जो हुआ उसका एक निर्धारित भाग, एक डिटरमिन्ड पार्ट अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। तो जो ये वली होते थे ये अपना सैनिक वगैरह कैसे, फौज कैसे, छोटा सा टुकड़ी होता था फौज का, अपने पास थोड़ा फौज रखते थे, उसको कैसे मेंटेन करते, उसी पैसा से जो है कलेक्ट करते थे, उससे उसको सैलरी वगैरह देते थे, मेंटेन करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। बाकी मैंने बताया कि जो बाकी बचता था रेवेन्यू, उसको वो सरकार के यानी सुल्तान के खजाने में जमा कर देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रख ले कि उन्हें कोई भी अख्ता थोड़े थोड़े समय पर के लिए दे दिया जाता था, ताकि उनका पद अनुवांशिक ना बन जाए। ये जो अख्ता सिस्टम था ये हेरिडिटरी नहीं था, ऐसा नहीं कि जो एक वली या मुक्ति बना उसके बाद उसके बेटे को मिल जाएगा, नहीं। और ये समय समय पर उनको बदल के ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ताकि वो हेरिडिटरी ना उनका इस पर कब्जा ना हो जाए। ज़्यादा एक समय ज़्यादा देर रहने पर जो उनका वो आदमी फील करने लगता है कि भाई हमारा कब्जा हो, कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। तो इसलिए ये जो अख्ता थे इनको एक तो समय समय पर बदल के भेजा कि कभी यहाँ का उसको दे दिया, कभी उसको दे दिया, और ये हेरिडिटरी नहीं होते थे। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अख्ता से दूसरे अख्ता में किया जाता था। तो यही मैंने बताया कि उनका समय समय पर ट्रांसफ़र किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी अख्ताओं में रखे जाते थे। तो मुक्ति या वली जो होते थे, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो उनका रेवेन्यू का हिसाब किताब ठीक रहे उसका देखरेख करने के लिए, अकाउंट्स का देखरेख करने के लिए एक आमिल नाम का अकाउंटिंग ऑफिसर होता था, जो अकाउंटिंग देखता था उसका कि सही से अकाउंट में सब एंट्री कर रहा है कि नहीं, जितना कलेक्शन हो रहा है। तो आमिल नाम का एक पोस्ट होता था, एक ऑफिसर होता था। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें, और उनको हिदायत दी जाती थी
मुक्तियों को कि वो जितना वहाँ से सुल्तान ने इशू किया है ऑर्डर उतना ही टैक्स वसूल किया जाए, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं वसूले लोगों से। यह अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य। तो ये जो अक्ता सिस्टम था ये कहीं ना कहीं एक प्रोविंशियल, जैसे आज स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वैसे उस समय का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता था कि एक सेंट्रल जो है वो हो गया आपका सुल्तान ने अपने टेरिटरी को अलग अलग अक्ता के रूप में लोगों को दिया रहते थे, आमिर को, ये आमिर कह रहे हैं अपने वली को या मुक्ति को, वो वहाँ से उसको मेंटेन करते थे, उसको रन करते थे, वहाँ टैक्स कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। अब देखिए मुक्ति के अधिकार, जो मुक्ति होता था जो टेरिटरी को गवर्न करता था छोटे छोटे, जिसको कि अक्ता दिया जाता था, उसके अधिकार क्या होते थे? निज़ाम उल मुल्क की रचना सियासतनामा के अनुसार, निज़ाम उल मुल्क के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हैदराबाद का जो नवाब था चिनकिलिच खां, उसको निज़ाम उल मुल्क कहा गया। तो उसने किताब लिखी सियासतनामा, यानी एक तरह से उसका नाम हुआ पॉलिटिक्स, सियासत कहते हैं पॉलिटिक्स को। अरे उर्दू में जो है निज़ाम कहते हैं, जो हेड होता है उसको, हाँ, हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, निज़ाम का मतलब एक तरह से सरकार होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को वो लोग निज़ाम कहते हैं उर्दू में। अब ये सब उर्दू अरबिक शब्द हैं, ठीक है। तो मुल्क का जो, हाँ हाँ, तो सियासतनामा किताब में लिखा है उसने कि उन्हें यानी मुक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रजा किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन यानी लैंड रेवेन्यू अथवा प्राधिकार माले हक वसूल करने का है। कि मुक्ति को यह समझना चाहिए कि उनका जो अधिकार है कि वो जो किसान है उससे सिर्फ जो सही जो लैंड रेवेन्यू है, टैक्स है, या माले हक यानी कि प्रोडक्शन जो क्रॉप में से परसेंटेज लेते थे, हिस्सा लेते थे, उसको शांति ढंग से वसूलने का अधिकार है उनको। प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रजा को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, उसके संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। मुक्ति को उन पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो जनता को नुकसान, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का मुक्ति को कोई अधिकार नहीं है। और अगर जनता सुल्तान से सीधे कोई बात करना चाहती है, आवेदन करना यानी एप्लीकेशन देना चाहती है, कोई प्रार्थना करना चाहती है, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, मुक्ति को जाने देना चाहिए। जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए, और जो मुक्ति ऐसा नहीं करते हैं, इन कानूनों को तोड़ते हैं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। मुक्ति और वली उन पर उसी प्रकार नियंत्रक हैं जैसे शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। तो जैसे सुल्तान जो है वो मुक्तियों को कंट्रोल में रखता है, वैसे ही मुक्तियों और वलियों को भी लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। 3 या 4 वर्ष बाद आमिल और मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाए। और फिर इसमें आगे लिखा है, सजेशन अंदर में दिया है कि 3-4 साल के बाद आमिल को भी और मुक्ति को, आमिल हो गया जो अकाउंट्स का करता है और मुक्ति हो गया जो उस अक्ता का हेड है, उन दोनों का ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय लोकली ये बहुत मजबूत अपना वहाँ पहुँचना बना लेंगे एक जगह पर। तो ये हो गया अक्ता सिस्टम। इसके बाद आता है स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उस समय?
समकालीन स्रोतों में, यानी उस समय का जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें शिक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जैसे आज देखिए होता है हमारे यहाँ, सबसे छोटा तो है पंचायत या गांव होता है, पंचायत होता है, पंचायत से ऊपर तहसील होता है, तहसील से ऊपर जो है आपका ब्लॉक होता है, या तहसील भी उसको कहते हैं कई जगह, ब्लॉक से ऊपर सब डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न से ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर फिर हुआ कमिश्नरी हुआ, जोन हुआ और स्टेट हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस समय के जो सोर्स है उसमें शिक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का शिक नाम से मिलता है। शिकदार यानी कि जो राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और फौजदार जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे, आर्मी जिनके अंडर होती थी, ये शिक से जुड़े पदाधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करते थे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करते थे। साथ ही राजस्व की वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी, और यही लोग राजस्व भी यानी रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। चौधरी लगभग 100 गांवों का प्रधान होता था। चौधरी, इसीलिए चौधरी वर्ड का बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर कॉनोटेशन होता है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो चौधरी कहा जाता है। चौधरी वहाँ जो है 100 गांवों का हेड होता था, उसको चौधरी कहते थे। बाद के समय में यह परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। बाद में उसको परगना कह दिया गया। परगना का जो है, ठीक है, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटा यूनिट जो था वो था गांव। गांव के प्रमुख अधिकारी खुद मुकद्दम एवं पटवारी थे। तो गांव में जो मेन अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था, एक तो खुद होते थे, एक मुकद्दम और एक पटवारी। पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था। पटवारी का काम होता था अकाउंटिंग मेंटेन करना, अकाउंट्स देखना। जो गांव की भूमि एवं लगान का लोखा जोखा, तो गांव में किसके पास कितनी जमीन है और कितना वो रेवेन्यू देता है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे, ये सब का अकाउंट जो है वो पटवारी करता था। गांव में ग्राम पंचायतें झगड़ों का निपटारा करते, जो आपस में झगड़े करते थे वो गांव की पंचायत जो है उसमें तय होता था मामला। अब देखिए आगे आ गया मंगोलों का खतरा। एक मिनट। मंगोलों का खतरा देखिए, 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियाना, जिसको आज उज्बेकिस्तान का एरिया कहते हैं, वहाँ पर हमला किया। ट्रांसऑक्सियाना, ऑक्सियाना बोलते थे उस एरिया को, उसके पार को ट्रांसऑक्सियाना, यानी आज का उज्बेकिस्तान एरिया जो है, वहाँ पर चंगेज खां के लीडरशिप में मंगोल अटैकर्स ने अटैक किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। उसके बाद उसने नज़र दिल्ली को और दिल्ली पर अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। उस समय फिर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी और फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उस समय ये मंगोल लोग बार बार अटैक कर रहे थे दिल्ली पे। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। तो दोनों जो सुल्तान थे, यानी कि एक समय में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने अपने अपने समय में एक बड़ी सेना खड़ी की और उससे जो है उसका सामना किया मंगोलों का।
इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी, तो इतनी बड़ी सेना को मैनेज करना आगे चल के वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया, आगे देखते हैं। तो ये जो चुनौती थी, इतनी बड़ी सेना को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इसको कैसे किया, तो इसको आगे देखते हैं। सैनिक प्रशासन यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री का कंट्रोल कैसे किया गया। सैनिक विभाग, जिसे दीवान ए अर्ज कहते थे, ठीक है, का प्रमुख अधिकारी आरिज़े मुमालिक था। तो आरिज यानी सैनिक फौज, आरिज़े मुमालिक यानी मालिक आरिज का, यानी फौज का जो हेड है, चीफ है, वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। तो आरिज़े मुमालिक का क्या काम था, सैनिकों का भर्ती उसके मन से होता था, उनका जो है इंस्पेक्शन करना या उनको सैलरी देना, ये उसका अधिकार होता था। दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। तो उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा आर्मी बनाया था मंगोलों से लड़ने के लिए, और उसका जो है मेंटेनेंस पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भर्ती होने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए थे, और उसने सैनिकों का हुलिया रखने पर जोर दिया, यानी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, कोई ड्रेस होना चाहिए। एक मिनट अभिषेक। हाँ हेलो, हाँ आ गए। हाँ हाँ हाँ, आइए। हाँ हेलो, हाँ हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, एक तो सेना में भर्ती के लिए कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि सैनिकों का एक स्पेशल ड्रेस होगा और उनको कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क उनके ड्रेस पर होगा, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। उसने ये आदेश भी दिया कि घोड़ों पर दाग लगाया जाए, ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके से अपनाकर बार बार एक ही घोड़ा न दिखा सके या निम्न कोटि के घोड़े न रखे। जैसे इसी ने कहते हैं कि इसको घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, ऐसा कहा गया है, यानी उस पर ब्रांडिंग करते हैं ताकि उसको फर्जी घोड़ा बाद में नहीं, एक ही घोड़े को बार बार नहीं दिखा दें, क्योंकि घोड़े उस समय देखिए मेन जो लड़ाई के औजार होते थे घोड़े, घोड़ों पर सैनिक लड़ते थे, जो है ट्रैवल करते थे। तो घोड़ों का जो है, अब घोड़ों में बहुत घोटाला होता था। गिनाने के लिए पता चला वही घोड़ों को बार बार दिखा दिया, जितना पैसा दिया उतने घोड़े नहीं मेंटेन किया। ये सब जो है करने के लिए, जैसे उस समय का आधार कार्ड घोड़ों का समझ लीजिए, तो दाग, उस पर एक ब्रांडिंग, एक चिन्ह का दाग लगाया जाता था। जैसे आजकल क्या देखते हैं स्कूल वगैरह में, फर्नीचर वगैरह पर ना वो उसका कोड वगैरह लिख दिया जाता है कि स्कूल का है, और ये उसका नंबर इंडिकेट किया जाता है कि ये वाला टेबल है, ये बेंच है। तो ऐसे उस समय घोड़ों पर जो है वो कुछ मार्क कर देते थे, जिससे कि एक तो जो घोड़े खरीदे गए हैं
वही हों, उनको बदल के कोई सस्ते घोड़े नहीं लगा दे और बार बार एक ही घोड़े को नहीं दिखा दे। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने की सिस्टम किसने शुरू किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भैया रोटी खा लीजिएगा कि चावल, कढ़ी और करेला की भुजिया, कल वाला सब्जी भी होगा ना? पनीर का भी है थोड़ा सा, वो का हाँ, पनीर रोटी खा लेंगे सुधा। रोटी खा लीजिएगा। तो जो है उसके बाद देखिए, प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों को नकद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांवों में भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। जो शुरुआत के जो सुल्तान थे उनमें जो है जो घुड़सवार सैनिक यानी घोड़े, देखिए सैनिकों में समझिए थोड़ा सा घोड़े पर जो होते थे घुड़सवार सैनिक, वो ज़्यादा हाई रैंक के होते थे। एक होते थे पैदल सैनिक, उनका सबसे लोअर रैंक होता था। उसके बाद होते थे घुड़सवार जो घोड़े पर चलते थे। फिर जब ऑफिसर हो जाते थे या बड़े मतलब पोस्ट होता था तो फिर वो हाथियों पर भी चलते थे कई बार, या उनको हथियार। तो सैनिकों में भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी होता है, आज भी होता है। तो जो घुड़सवार सैनिक होते थे शुरुआत में उनको कैश नहीं दिया जाता था सैलरी, बल्कि जो कुछ गांव आसपास जो होता था उसको गांव में उसको टैक्स का राइट दे दिया था कि यहाँ इस गांव से तुमको मिलेगा जो भी लैंड रेवेन्यू होगा। ताकि एक तरह से उस गांव को एडमिनिस्टर करने में भी इनकी जिम्मेदारी पड़ जाती थी सैनिकों की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। खिलजी ने क्या नया सिस्टम शुरू किया कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाएगा। कई बार क्या होता था कि गांव जैसे दिए जाते थे सैनिकों को, तो उससे कभी कभी वसूली ठीक नहीं होता था, लोग रेवेन्यू नहीं देते थे उतना, और सैनिक चाहते थे कि हाथ में कैश पैसा आए। क्योंकि लैंड रेवेन्यू वगैरह या फसल कटाई जब होता था तो जब सीजन होगा तभी मिलता था। अब जब फसल पकेगा तब ना उसमें से हिस्सा वो लोग लेंगे। पता चला जब ज़रूरत पड़ा तो उसमें पैसा ही नहीं है, तो इसीलिए बाद में कैश सैलरी का, नकद सैलरी का व्यवस्था किया गया। और सैनिक भी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि हमको नकद मिलेगा, जो भी मिलेगा, यानी जब मन हो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके समय में एक घुड़सवार घुड़सवार सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष वेतन मिलता था। उसके समय जो सैलरी था, टका होता था उस समय का करेंसी, सिक्का, टंका या टका बोलिए, तो टाका, तो 234 टका मिलता था साल में। और जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उन्हें 78 टका और मिलते थे। तो जो अगर एक और घोड़ा मेंटेन करता था तो उसको उसके बदले 78 टका और दिया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत सैनिक ताकत पर ही भारत में एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो जानते थे कि सैनिकों से ही राज्य को मेंटेन किया जा सकता है।
अगर फौज मजबूत होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, तभी हम प्रॉपरली जीत सकते हैं नए टेरिटरीज या उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो अपनी आर्मी बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण। उसने इकोनॉमी में प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया था, यह भी उस समय का एक बढ़िया उसका तरीका था अलाउद्दीन खिलजी का। क्या किया था देखिए, दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उसे नकद वेतन दिया। पहला तो उसने राज्य को, अपने स्टेट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा सेना बनाया और उसे कैश सैलरी देना शुरू किया ताकि सैनिक लोग बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अपना काम करें। समकालीन इतिहासकार लिखता है कि उस समय का हिस्टोरियन लिखते हैं, यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। कहा जा रहा है, उस समय का पोएट लोग लिखा है, हिस्टोरियन सॉरी, कि अगर उतनी बड़ी सेना जो रखा गया था उसको नॉर्मल सैलरी भी दिया जाता तो 4-5-6 साल में राज्य का खजाना खत्म हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की। तो उसने क्या किया कि सैनिकों का वेतन कम किया, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। तो उसने मतलब सैलरी कम दिया कैश, लेकिन वो उतने में भी अच्छे से रह सके, अपना लाइफ अच्छे से गुजार सके, इसके लिए उसने क्या किया कि चीज़ों का, कमोडिटीज़, गुड्स का प्राइस को कंट्रोल किया ताकि चीज़ें महंगी ना हो और सैनिकों को उनके खरीदने में ज़्यादा पैसा ना हो। तो उसने प्राइसेस को कंट्रोल किया और उनका रेट को कम किया। एक अन्य समकालीन लेखक के अनुसार, एक और उस समय का हिस्टोरियन जो लिखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। एक और हिस्टोरियन लिखते हैं कि ऐसा करने के पीछे अलाउद्दीन का ये मकसद था कि जो जितने भी प्रजा लोग हैं, सभी आम जनता हैं, उनको जो सभी चीज़ें एक सही उचित मूल्य पर अवेलेबल कराया जाए। अलाउद्दीन ने अपने एक अमीर से एक बार कहा था, अलाउद्दीन ने एक बार अपने एक अमीर से ये कहा था, यदि मैं जनता को धन भी दूं तो वह प्रसन्न नहीं होगी। अगर मैं जनता को कुछ पैसे भी बांटूं तो वो खुश नहीं होगा। इसलिए मैंने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया और इसका लाभ प्रत्येक तक पहुंचेगा। तो उसने क्या किया, खाने पीने की चीज़ों को उसका दाम कम कंट्रोल किया ताकि वो सबको बेनिफिट करे। इस प्रकार अनाज सस्ता कर दिया जाएगा, अनाज जो है सस्ता कर दिया जाएगा। मैं नगर में अनाज लाने वाले नयगानों, यानी जो घुमक्कड़ व्यापारी, यानी जो व्यापारी लोग घूम घूम के बेचते थे सामान, तो उनको बुलावा भेजूंगा। अनाज क्रय करने और नगर में लाने हेतु उन्हें कोषागार से धन दूंगा। तो यहाँ अनाज लाने में उनको मैं मदद करूंगा और मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वस्त्र और अन्न दूंगा। और जो ऐसे व्यापारी होंगे उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो है कपड़े और अनाज दिया जाएगा राजा की तरफ से। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों एवं दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर दिया। तो सुल्तान ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय जो डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें थी, जैसे कपड़े, दास यानी स्लेव्स का भी रेट होता था, तो स्लेव्स का भी रेट को फिक्स किया, कम किया। मवेशियों यानी जानवर एवं दैनिक जीवन के उपयोग की और दूसरे जो इस्तेमाल हम डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं, उन सब का रेट को फिक्स कर दिया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए और हर चीज़ का एक अलग बाजार बनाया गया। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय अदल, यानी जहाँ अनाज का एक स्पेशल मार्केट है उसको मंडी नाम दिया गया, आज भी अनाज मंडी कहते हैं। कपड़े के लिए सराय अदल, तो जहाँ कपड़े का बाजार बनाया गया उसको सराय ए अदल कहा गया। घोड़ों
गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया गया, और जहाँ घोड़े बेचे जाते थे, जानवर बेचे जाते थे और गुलाम बेचे जाते थे, उसके लिए एक अलग मार्केट बनाया गया। अब देखिए, समकालीन साधनों के आधार पर ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं की निम्न कीमतें निश्चित की थी। तो उस समय जो रेट्स तय किए गए थे, यहाँ टेबल में दिया जा रहा है। गेहूं उस समय जो था 7.5 जीतल प्रति मन, उसका रेट जो था, उस समय का करेंसी जो था वो जीतल कुछ होगा, तो 1 मन यानी लगभग 40 किलो, तो 40 किलो तो है 7.5 जीतल प्रति मन गेहूं का रेट था। जौ का था 4 जीतल यानी लगभग उसका आधा, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, घी 1 जीतल 5 सेर, घी जो है 5 सेर यानी 5 किलो का 1 जीतल हो गया। नमक जो था 5, नमक जो है 2, 1 मिनट सॉरी, घी हो गया आधा जीतल 1 सेर, 1 सेर का आधा जीतल यानी 1 मन का हो गया 20 जीतल। 1 सेर का 40 गुना करिए, 40 सेर यानी 1 मन, तो 40 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 20 जीतल, यानी गेहूं था 7.5 जीतल और घी था 20 जीतल, उसका लगभग 3 गुना। नमक 1 जीतल 5 सेर, 5 सेर का 1 जीतल यानी मन में कहिए तो 4 जीतल, जौ के बराबर। मिश्री 2 जीतल 1 सेर यानी 40 सेर का 80 जीतल। मिश्री बहुत महंगा था, घी से भी महंगा था मिश्री। मिश्री समझ लीजिए कि 4 गुना हो गया। घी था 20 जीतल 1 मन का, और मिश्री जो है 1 मन का 80 जीतल हो गया यानी 4 गुना हो गया। ऐसे भी है आधा जीतल 1 सेर और यहाँ 1 सेर का 1 जीतल, 2 जीतल मिश्री का, तो 4 गुना हो गया। शक्कर 1 जीतल 1 सेर, शक्कर भी देखिए घी का डबल है, यानी कि उस समय घी बड़ा सस्ता हुआ करता था। नमक, मिश्री, शक्कर ये सब घी से दुगना चौगुना महंगी हैं। आज देखिए घी कितना महंगा हो गया। उस समय जानवर बहुत हुआ करते थे तो घी बहुत सस्ता होता था, नमक मिश्री महंगा होता था। देखिए गुड़ है आधा जीतल यानी गुड़ घी के बराबर रेट है, गुड़ और घी का रेट बराबर है। कपड़ा मोटा है 1 टंका 40 गज, 40 गज कपड़ा का 1 टंका। कपड़ा महीन 1 टंका 20 गज, महीन कपड़ा दुगुना रेट था मोटा का। घोड़ा प्रथम श्रेणी 100 टंका से 120 टंका, फर्स्ट क्लास का जो घोड़ा होता था उसका दाम 100 से 120 टंका होता था। घोड़ा द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास का जो घोड़ा होता था 80 से 90 टंका, और थर्ड क्लास का घोड़ा होता था वो 65 टंका से 70 टंका। टट्टू 10 टंका से 25 टंका, धीरे धीरे चलता है घोड़ा या खच्चर, टट्टू बोलते हैं उसको। घरेलू दासी, घर में काम करने के लिए कोई औरत जो गुलाम दासी होती थी वो 5 टंका से 12 टंका मिलती थी। कुशल दास, एक स्किल्ड वर्कर आदमी 20 से 30 टंका। मजदूर दास, एक मजदूर की तरह काम करने वाला गुलाम जो है वो 10 से 15 टंका। दुधारू गाय 3 से 4 टंका, और भैंस 10 से 12 टंका। देखिए तो भैंस का रेट उस समय गाय से कहीं ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये हमने एक देखा कि उस समय प्राइस कुछ फिक्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों के लिए, सैनिकों के लिए, और बेसिकली समझिए कि सैनिकों के लिए ही था। कि जिस तरह से आज भी देखिए कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके लिए केंद्रीय भंडार के नाम से वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टोर चलाती है हर जगह।
केंद्रीय भंडार के नाम से बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सस्ते रेट पे राशन और जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं मिल जाती है। केंद्रीय भंडार, जैसे दिल्ली हम लोग भी रहते थे तो जाते थे, बगल में था केंद्रीय भंडार कुछ दूर पर, वहाँ से महीने का राशन लाते थे। तो जो हम वही चीज़ें जो जनरल दुकानों से खरीदते थे और वहाँ से लेते थे, तो उस समय हम लोग का महीने में मतलब लगभग 3,000 रुपया बच जाया करता था। यानी कि राशन हम लोग लगभग जैसे कि समझिए कि वो हम आम दुकान में खरीदते तो 10,000 पड़ता, ठीक है, और हम वहाँ से लेते थे केंद्रीय भंडार से तो हमें 7,000 में मिल जाता था, ठीक है। तो 3,000 रुपये का बचत होता था। तो कहने का मतलब कि ये केंद्रीय भंडार बड़े बड़े शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हुए थे, ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी फिक्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो उनको सस्ते रेट पर वही चीज़ें जो डेली लाइफ की ठीक चीज़ें हैं वो मिल जाती थी। तो आज भी है ये। तो ये मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम लोग को भी दे देते थे, वो लोग देखते थे ठीक है जो है, लेकिन वैसे बेसिकली वो, जैसे देखिए आजकल भी मिलिट्री के लिए कैंटीन होता है डिफेंस में, है ना, कैंटीन, जिसमें कि टैक्स कम होता है, लगभग हाफ रेट पर वहाँ सामान मिल जाता है कैंटीन में। तो डिफेंस वालों के लिए, मिलिट्री के लिए या पुलिस फोर्सेस वगैरह के लिए, जो भी फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, या और भी कई तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट या जॉब्स जो हैं उनमें, तो उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था होती है, जहाँ उन्हें कम टैक्स में सामान मिल जाता है। तो लगभग समझिए कि 40% प्राइस का सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह से व्यवस्था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। तो इसको कहते हैं प्राइस कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बाजार में अनाज की आपूर्ति के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने के आदेश दिए। उसने ऑर्डर किए कि जो किसान उपजाएंगे उसका आधा हिस्सा अनाज का वो खजाने में जमा करेंगे, लैंड रेवेन्यू के रूप में। किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर किया गया, और किसानों को कहा गया कि जो आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज है वो आप व्यापारी को सरकारी रेट पर बेचिए। जैसे आज देखिए, आज भी ये बवाल अभी आपने पढ़ा हिंदू में कि किसानों का प्रोटेस्ट 5वां साल चल रहा है, एमएसपी के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं। कल भी आपने पढ़ा था कर्नाटका के किसान एमएसपी वगैरह का मांग के लिए विरोध कर रहे हैं वगैरह। तो एमएसपी होता है जिसमें कि भाई सरकारी रेट पर सरकार को अनाज बेचते हैं, कि अगर बाज़ार में हमें कम भी मिलेगा लेकिन सरकार को हम इस रेट पर बेचेंगे। अगर बाज़ार में उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हम गवर्नमेंट को इस रेट पर तो बेचेंगे ही। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या है, सुल्तान ने कहा कि किसानों को, व्यापारियों को ही सरकारी रेट पर बेचना पड़ेगा। अनाज को गांव से बाजार तक लाने की जिम्मेवारी बंजारों को दी गई, और जो अनाज होता था उसको गांव से बाजार तक लाने के लिए बंजारों को, जो बंजारे होते हैं ट्राइब्स जो टहलते घूमते रहते थे, उनको जिम्मेदारी दिया गया। लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था, ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। और उस समय दिल्ली जो कि राजधानी थी, वहाँ कुछ अनाज के गोदाम वगैरह बनाए गए थे, जहाँ की जो है जो लगान मिलता था किसानों से उसको वहाँ अनाज को जमा करा दिया जाता था, ताकि जब इमरजेंसी आए या कभी अनाज फसल नहीं उगे, फेलियर हो क्रॉप्स का, ड्रॉट हो जाए, तो ऐसे हाल में वो बाजार में अनाज को भेजा जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। तो कपड़ा जो लाते थे बाहर से खरीद के यहाँ बेचने के लिए, उनको एडवांस देने का सिस्टम बनाया गया। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया। और कानून होता था कि आप इतना ही खरीद के ला सकते हैं और बेच सकते हैं। ये सब चीज़ के लिए कानून होते थे। आज की तरह नहीं कि जितना मन है उतना बेच लीजिए या जितना मन है उतना वहाँ से परचेज करके ले आइए। उस समय इन सब के लिए भी कानून होते थे। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी, और अगर किसी व्यापारी को घाटा होता था तो उसका घाटे का पूरा जो है
खजाने से किया जाता था। अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक यानी शहना, उसको नाम दिया शहना, जो मार्केट को कंट्रोल करता था ऑफिसर, उसको नाम दिया शहना। शहना हो गया मार्केट का कंट्रोलर। बरीद खुफिया अधिकारी, बरीद आपने देखा था, अभी बरीद का मतलब होता है सीक्रेट, उधर देखा था बरीदे मुमालिक, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला ऑफिसर था। तो यहाँ बरीद बोला जो खुफिया अधिकारी होते थे। मुनहियान गुप्तचर, जो जासूस होते थे उनको मुनहियान कहते थे, की नियुक्ति सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था। तो इन लोगों को यानी कि बरीद को, मुनहियान को और शाहना, ये सब को बाजार में कहा जाता था कि आप चुपचाप घूमते रहिए ताकि पता कीजिए बाजार में कोई ज़्यादा दाम बढ़ा के न बेच रहा हो, या जो है ज़्यादा माल नहीं बेच रहा हो कानून का वायलेट करके। ठीक है, ये सब के लिए जासूसी करवाया जाता था। जमाखोरी, होर्डिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं होर्डिंग। चोर बाजारी है ना, चोर बाजारी, कम तौलने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो एक तरफ जो है जमाखोरी जिसे होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, चोर बाजारी, ठीक है, यानी चोरी की हुई सामानों को बेचना वगैरह, और कम तौलना यानी कि उसमें डंडी मारना, जिसको आम शब्द में आप लोग समझते हैं, यानी कहने के लिए 1 किलो दे रहा है लेकिन पता चला उसमें 100 ग्राम हेरा फेरी किए हुए 900 ग्राम ही दे रहा है, बेच रहा है। तो कम तौल, इन सब पर कठोर दंड की व्यवस्था, इस पर कड़े कानून थे, कठोर सजा थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे। और ये जो जासूस होते थे, बरीद, मुनहियान और शाहना वगैरह, ये बाजार में अपना घूमते रहते थे, देखते रहते थे लोग किस रेट पर जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं, और इन सब का इंफॉर्मेशन वो सुल्तान को देते रहते थे। एक यहाँ सीन आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में, अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक बाजार। तो यहाँ बाजार एक दिखाया जा रहा है, इसमें घोड़े भी खड़े हैं बिकने के लिए, व्यापारी जो है अनाज का बोरा रख के बैठे हुए हैं, उधर कुछ दुकान में कुछ सामान रख के बैठे हुए हैं, बेच रहे हैं, कुछ ऐसे अपना फुटकर ठोंगा, मतलब छोटा सा वो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी नहीं मतलब बास्केट वगैरह में कुछ रख के बेच रहे हैं दीवार वगैरह पे, या दूध बेचने वाला दूध का बर्तन रखा हुआ उसमें दूध बेच रहा है, इस तरह से। तो ये एक लोकल मार्केट का सीन दिखाया गया है। क्या अलाउद्दीन का यह मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई थी अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था? तो यह सवाल उठता है कि ये जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म था अलाउद्दीन खिलजी का, सिर्फ ये दिल्ली में था इम्प्लीमेंटेड या और भी जगहों पर था? इतिहासकार फरिश्ता ने मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे। तो जो एक हिस्टोरियन है उस समय का फरिश्ता, उसने लिखा है कि जो प्राइसेस के दिल्ली में जो प्राइसेस होते थे वही दूसरे जगहों पर भी प्राइसेस रखने होते थे व्यापारियों को। परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा की है, लेकिन जो बर्नी है हिस्टोरियन, उसने कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही ऐसे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म वगैरह चलते थे। नेचुरल बात है कि भाई प्राइस कंट्रोल जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए था, तो वो दिल्ली में ही रहता है, जो वहाँ रहते थे वो बाहर को क्या मतलब था उसका। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से अनेक वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई थी और वर्षों तक सस्ती रही। तो बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान का जो पॉलिसीज था मार्केट कंट्रोल का और प्राइस कंट्रोल का, उससे दिल्ली में बहुत सालों तक चीज़ें सस्ती बिकती थी। वस्तुओं की सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए। तो चूंकि वहाँ चीज़ें सस्ती थी और काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल थी, इसके कारण जो है वहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स और
जो है स्किल्ड लोग आके दिल्ली में बसने लग गए। तो आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। तो यहाँ का आपको माइंड में सोचने के लिए कहा जा रहा है कि उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह का सिस्टम किया, उससे क्या आम जनता को फायदा हुआ होगा या क्या फायदा हुआ। अब आगे है भूमि लगान प्राप्त करने के तरीके। लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।